अस्सलाम वालेकुम। यार आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी है? यस सर। यस सर। अभी तक हमने फर्स्ट सर्च देखा है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च देखा है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च देखा है, ठीक है। लैब के एल्गोरिदम का डिस्कस करेंगे। ये स्टार एल्गोरिदम पे हम एक्चुअली 2 लैब्स लगाएंगे, ठीक है। आज की लैब में हम एक बेसिक लेवल की एग्जांपल करेंगे और जो है नेक्स्ट लैब में भी हम आगे थोड़ा डिटेल में काम करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ए स्टार सर्च तो पढ़ लिया हुआ, मैम ने एक आधी एग्जांपल भी उसकी करवा दी हुई है, ठीक है। तो मैं इसको 1-2 मिनट में बस समराइज कर देता हूँ, उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करते हैं। तो हमने जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च पढ़ा था, ओवरऑल आप कह लें कि जब हम ड्राई रन करते हैं तो उससे मिलता जुलता ही यहाँ पे भी हमारे पास सिनेरियो होता है। जो मेन डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में, हम किसी स्पेसिफिक नोड तक पहुंचने के लिए जो स्पेसिफिक एजेस हमने क्रॉस किए हैं उनकी कॉस्ट को या उनके डिस्टेंस को हम ऐड करते हैं, और जो मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल पाथ्स का होता है हम उसके लिहाज से आगे मूव करते हैं। एएसआर एल्गोरिथम में आपके पास कॉस्ट ऑफ पाथ तो होती है जिसके थ्रू आप पहुंचे, प्लस यहाँ पे आपके पास एक ह्यूरिस्टिक होती है। ह्यूरिस्टिक जो है वो एक्चुअली आपका एक कह लें कि एक स्मार्ट गेस, आप जो करंट किसी भी नोड पे खड़े हुए हैं उससे गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए, किसी भी नियरेस्ट गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली कितनी कॉस्ट लगेगी या कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए स्टार एल्गोरिदम के अंदर जब आप तो आप एक तो देख रहे होते हैं कि आप जिन एजेस के थ्रू यहाँ पे आए हैं उनकी टोटल कॉस्ट क्या बनती है, प्लस जिस नोड पे आप खड़े हुए हैं उस नोड के लिए ह्यूरिस्टिक की वैल्यू क्या है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू ये होती है कि करंट नोड पे जहाँ पे आप खड़े हो वहां से गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए आपको टोटल और कितनी कॉस्ट लगेगी। तो किसी भी नोड पे खड़े होके जो आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हो एल्गोरिदम को आगे फॉरवर्ड, एल्गोरिदम के अंदर आप आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए, तो आप जितनी भी ब्रांचेस होती हैं हर ब्रांच की जो वहां तक पहुंचने की, यानी कि जिस स्पेसिफिक नोड पे खड़े हो वहां तक पहुंचने की कॉस्ट को ऐड करते हो,
प्लस उसमें आप जो है ना वो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट भी ऐड कर देते हो। तो जितनी भी अवेलेबल आपके पास किसी स्पेसिफिक टाइम पे ब्रांचेस होती हैं, उनकी आप ह्यूरिस्टिक की कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट जनरेट कर लेते हो हर ब्रांच की, और देन देखते हो कि ह्यूरिस्टिक की कॉस्ट ऐड करने के बाद अब आपके पास एस्टिमेटेड कॉस्ट बन रही होती है उस पाथ की, सोर्स नोड से गोल नोड तक पहुंचने के लिए। तो फिर आप देखते हो कि अब जो कॉस्ट जनरेट हुई है ह्यूरिस्टिक वाली कॉस्ट ऐड करने के बाद, उनमें जो लीस्ट कॉस्ट है उसके लिहाज से आगे आप मूव करना शुरू कर देते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक ग्राफ है, और इसका जो आपके पास ट्री जनरेट होता है जब आप ट्रिवर्स ए स्टार एल्गोरिदम के थ्रू, तो वो भी आपको यहाँ आपके पास एस नोड है, एस नोड से ए तक पहुंचने के लिए आपके पास एच कॉस्ट आ गई, प्लस हर नोड की आपके पास जब आप मूव करते हैं, लाइक आप स्टेट से स्टार्ट की जो है वो रूट स्टेट होगी ट्री के अंदर। ठीक है, उसके आप देखें तो 3 एजेस निकल रहे हैं स्टेट से, एक ए पे जा रहा है, एक बी पे जा रहा है, और एक डी पे। और आप में उसके 3 ब्रांचेस, हर ब्रांच की कॉस्ट आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो? 5 इसकी एच कॉस्ट है, प्लस 7 देगी। तो ए के लिए आपके पास 12 जो है वो, बी के लिए 9 प्लस 3 12 बन जाएगी, और डी के लिए 5 सॉरी 6 प्लस 6 12 बन जाएगी। ठीक है, तो ये 3 ब्रांचेस थी, इन तीनों ब्रांचेस की आपने ये टोटल कॉस्ट ह्यूरिस्टिक को ऐड करके बना ली, और अब इनमें से एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर डिस्टॉर्शन बहुत हो रही है आपकी तरफ से मुसलसल। ठीक है। हेलो, यस सर। अब कुछ क्लियर हुआ यार? यस सर, अब तो क्लियर है सर। ऐसा है कि अभी भी हो रही है, अभी अभी भी हुई है यार ये सर। बीच में क्लियर होता है लेकिन फिर कुछ सेकंड के लिए होना शुरू हो जाती है, इस तरह से हो रहा है। मैंने माइक की आवाज कम तो की है, आई थिंक अब नहीं होगी। चलें ठीक है। अच्छा, हम देख लेते हैं कि यार हमारे पास जो पाथ्स बने हैं उनमें मिनिमम कॉस्ट कौन सी है। यहाँ पे अगर सिमिलर कॉस्ट बन रही है तीनों पाथ की, तो हम देख लेते हैं कि अगर हमारे नोड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं, तो हम अल्फ़ाबेटिकली जौन सा नोड पहले आ रहा है उसके थ्रू आगे मूव करना शुरू कर देते हैं। अगर न्यूमेरिकल नेम्स हैं तो न्यूमेरिकली जौन सा नोड पहले आता है हम उसके थ्रू मूव करना शुरू कर देते हैं, एंड सो ऑन। बाकी यहाँ पे यही होगा कि जब आप ट्रिवर्स करेंगे हर नोड तक पहुँच के, पहले आप ये करते थे कि एजिस की कॉस्ट निकाल के आगे मूव करना शुरू करते थे, लीस्ट कॉस्ट पॉइंट। अब आप एजिस की कॉस्ट ऐड करेंगे, प्लस जो जिस नोड पे आप जो लास्ट नोड होगा उसके लिए ह्यूरिस्टिक की कॉस्ट भी आप ऐड कर लेंगे। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 प्लस 3 8 है, और 3 इसकी ह्यूरिस्टिक की कॉस्ट है, तो टोटल 11 कॉस्ट इस पाथ की बन रही है। तो यहाँ पे ड्राई रन में जो है ना, आप समझ लें कि ये आपके पास एक डिफरेंस है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के लिहाज से। जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो हम आज की लैब में इस एक फेयरली सिंपल से एग्जांपल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे एल्गोरिथम के लिहाज से। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास 4 स्टेट्स हैं, ए बी सी डी। ठीक है, हम अज्यूम करेंगे कि जो ए स्टेट है वो आपकी स्टार्ट स्टेट है, और जो डी स्टेट है वो आपकी एंड स्टेट है या गोल स्टेट है। ठीक है, तो आपने ए से डी तक मूव करना है, और जो चीपेस्ट पाथ है वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक है वो हम यहाँ पे इस तरह से कंसीडर करेंगे कि जो गोल स्टेट है उसकी ह्यूरिस्टिक हमने 0 कह दी, बाकी सबकी जो ह्यूरिस्टिक है वो 1 की हुई है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो हम ए स्टेट से डी स्टेट पर मूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो 3 स्टेट्स हैं ए बी सी, इनकी ह्यूरिस्टिक 1 है। ठीक है, और जो डी है इसकी ह्यूरिस्टिक ऑब्वियसली जो है वो 0 होगी। अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम जो है ना अपना ग्राफ जो है वो एक
इसलिए हम क्या करते थे कि हम ग्राफ को स्टोर करने के लिए डिक्शनरी बनाते थे, और उस डिक्शनरी के अंदर आपके पास जो कोई स्पेसिफिक नोड होता था वो की होता था, और उसके एडजेसेंट नोड्स थे वो वैल्यू के फॉर्म में एक लिस्ट के अंदर पड़े होते थे, मतलब एक लिस्ट की फॉर्म में जो है ना वो पड़े होते थे उसके एडजेसेंट नोड्स। यहाँ पे आपके नोट्स आपने स्टोर करने हैं, प्लस हार्ड नोड तक पहुंचने की कॉस्ट आपने स्टोर करनी है उसी के अंदर। तो हम किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं कि जो आपका कोई भी की है उसके अगेंस्ट एक लिस्ट है जो वैल्यू होती थी, लेकिन उस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, पहले वो नोड्स के जस्ट नेम होते थे, अब एलिमेंट्स टपल्स हैं। हर टपल में एक स्पेसिफिक नोड का नेम और इस नोड से उस नोड तक पहुंचने की कॉस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि ए से बी तक पहुंचने के लिए आपने एक टपल यूज किया जिसमें पहले नंबर पे उस नोड का नेम था जिस तक आप पहुंच रहे हैं, और दूसरे नंबर पे उसकी कॉस्ट की हुई है। सिमिलरली ए से सी के लिए आपने C,3 एक टपल यूज किया, ठीक है, जिसमें A से C तक आप एज है आपका, और उस एज की जो कॉस्ट है वो 3 है। सिमिलरली A से D तक जो एज है उसकी कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ स्टोर करने में सिर्फ यही आपके पास डिफरेंस है कि जो कोई भी स्पेसिफिक नोड होगा वो एज ए की आपके पास पड़ा होगा, और उसके जो एडजेसेंट नोड्स हैं वो एक लिस्ट के अंदर पड़े होंगे, और लिस्ट के अंदर हर एज के लिए आपके पास एक टपल होगी, और उस टपल के अंदर जो जिस नोड तक आप पहुंचने जा रहे हैं उसका नेम होगा प्लस की कॉस्ट होगी। ठीक है, तो आपने ग्राफ बना लिया, और ग्राफ के लिए जो आपने ऊपर क्लास बनाई है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और कंस्ट्रक्टर में उस ग्राफ को पास कर दिया, और उसको आपने स्टोर कर लिया ताकि सेल्फ के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, फिर आपने ए स्टार का एक फंक्शन बनाया, उसको आपने कॉल कर दिया, और उसके अंदर आपने सोर्स नोड और एंड नोड जो है या स्टॉप स्टेट जो है या गोल स्टेट है वो आपने पास कर दी। ठीक है, तो अगर हम एल्गोरिथम को देखें, एल्गोरिथम के अंदर हमने एक यहाँ पे एक ग्राफ की क्लास बनाई हुई है। ठीक है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर में आपने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो जो भी आपने ग्राफ डिक्शनरी बनाई थी उसको आपने स्टोर कर लिया है सेल्फ डॉट ग्राफ के अंदर, और यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बना दी जिसमें मैंने ह्यूरिस्टिक्स स्टोर करवा दी। मैंने कहा ए की ह्यूरिस्टिक 1 है, बी की भी 1 है, सी की भी 1 है, और डी की ह्यूरिस्टिक जो है वो, और एक एच का फंक्शन बना दिया जो आपको किसी स्पेसिफिक नोड को जब आप पास करेंगे तो वो उसकी ह्यूरिस्टिक आपको रिटर्न कर देगा। यहाँ पे ये सेल्फ डॉट समथिंग, बिकॉज यहाँ पे मैंने अपने उस एल्गोरिदम को पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है, एग्जैक्ट कोड नहीं होगा आपके पास। ठीक है, तो आपने एक फंक्शन बना दिया जो आपको किसी भी जो आप नोड उसको पास करेंगे, नोड का नेम पास करेंगे, वो उसकी आपको ह्यूरिस्टिक रिटर्न कर देगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने ग्राफ को यहाँ पे स्टोर करवा लिया, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपने ह्यूरिस्टिक अपनी इस वेरिएबल, उसके बाद मेन आपका जो एल्गोरिदम है वो ये फंक्शन है ए स्टार का फंक्शन, नोड पास कर दिया और जो है एंड नोड पास। यहाँ पे चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आप 3-4 डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले प्रीवियसली हमने जो 3 एल्गोरिथम्स पढ़े हैं उनमें हम विजिटेड डेटा यानी कि विजिटेड नोड्स का रिकॉर्ड रखने के लिए हम एक सेट यूज़ करते होते थे विजिटेड के नाम से। ठीक है, यहाँ पे उसी काम के लिए आप 2 सेट यूज़ करेंगे, एक ओपन लिस्ट के नाम से और एक क्लोज्ड लिस्ट। ओपन लिस्ट आपका एक ऐसा सेट होगा जिसमें आप वो वाले नोड्स स्टोर करवाएंगे जिनको आपने विजिट किया होगा, बट उन नोड्स के नेबरिंग जो नोड्स हैं, जो नेबर्स हैं, उनको आपने इंस्पेक्ट नहीं किया होगा। जबकि क्लोज्ड लिस्ट एक ऐसा सेट होगा आपका जिसमें आपके वो वाले नोड्स स्टोर होंगे जिनको आपने विजिट किया, प्लस उनके नेबरिंग एलिमेंट्स को भी, उनके नेबरिंग नोड्स को भी आपने इंस्पेक्ट कर लिया है। ठीक है, जब किसी आप नोड को विजिट करेंगे तो उसको ओपन लिस्ट में रख देंगे, और जब उसके नेबर्स को भी आप विजिट कर लेंगे तो आप उसे ओपन लिस्ट में से निकाल देंगे और क्लोज लिस्ट के। ठीक है, तो विजिटेड नोड्स के रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे आपने 2 जो हैं वो सेट यूज किए, एक ओपन सेट है और एक क्लोज्ड सेट है। उसके बाद आपने एक डिक्शनरी यूज की जी के नाम से। जी जो डिक्शनरी है इसमें हर नोड तक पहुंचने की कॉस्ट आपके पास स्टोर होगी। ये जो कमेंट लिखा हुआ है थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। जी जो डिक्शनरी है उसमें किसी भी स्पेसिफिक नोड तक पहुंचने के लिए जो आपको कॉस्ट लगी है स्टार्टिंग फ्रॉम रूट नोड, वो आपके पास उस नोड के नेम के अगेंस्ट स्टोर होगी। लाइक कोई भी अगर आपके पास
एस नोड है तो जी ऑफ एस जो होगा उसमें स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट होने के बाद एस स्टेट तक पहुंचने के लिए आपको जो भी कॉस्ट लगी है वो यहाँ पे आपके पास पड़ी होगी उसके अगेंस्ट, उस की के अगेंस्ट एज ए वैल्यू में, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक और डेटा स्ट्रक्चर होगा पेरेंट्स के नाम से, एक डिक्शनरी है जिसमें किसी भी स्पेसिफिक नोड का पेरेंट आपने स्टोर करवाया होगा। लाइक फर्ज कर लें कि आपके पास टी कोई एक नोड है, उसका पेरेंट एस है, तो आपने पेरेंट ऑफ टी इज इक्वल टू एस, जो पेरेंट है टी का वो एस है, तो आप टी को एज ए की यूज कर रहे हैं और एस जो है जो कि उसका पेरेंट है उसको एज ए वैल्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके पास हर नोड के पेरेंट जो है ना वो किसका कौन सा पेरेंट है ये रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर होंगे, ठीक है। तो शुरू में आप ये 4 डेटा स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर करते हो और स्टार्ट नोड आपने पास किया है तो स्टार्ट नोड की कॉस्ट जो है वो आप 0 रख लेते हो और स्टार्ट नोड को अपना ही पेरेंट जो है वो डिक्लेयर कर देते हो। यहाँ से आप अपना एल्गोरिथम स्टार्ट करते हो, ठीक है। एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले आपने 4 डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इनिशियलाइज किए हैं, 2 जो हैं वो ओपन और क्लोज लिस्ट हैं जो कि आप इन कर रहे हैं कि आपने किन नोड को विजिट कर लिया हुआ है, ठीक है, और किसको किस लिहाज से किया है। लाइक जिसको जस्ट नोड को आपने विजिट किया वो ओपन लिस्ट में होगा और जिसको विजिट करके उसके नेबर्स को भी विजिट कर लिए तो उसको ओपन लिस्ट से निकाल के आप उसको क्लोज लिस्ट में डाल देते हो। और किसी भी एक स्पेसिफिक नोड तक स्टार्ट स्टेट से पहुंचने की जो कॉस्ट है वो आपके पास इसके अंदर पड़ी हुई है, और किस स्टेट का जो पेरेंट स्टेट है वो कौन सी है, ठीक है, यानी कि किस स्टेट तक आप किस स्टेट के थ्रू पहुंचे हो वो यहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड पड़ा होगा, ठीक है। देन आपका जो एल्गोरिथम है उसमें आप क्या करते हो, शुरू में आप n को हमेशा नन कह देते हो। आपके पास जो ओपन लिस्ट थी जिसमें वो वाले स्टेट्स पड़ी हुई थी जिनके नेबर्स को अभी तक आपने इंस्पेक्ट नहीं किया, आप उस पे आइट्रेट करते हो जब तक वो लिस्ट खाली नहीं होती। वो खाली कब होगी, जब उसमें पड़ी हुई जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब के नेबर्स को आपने विजिट कर लिया होगा, तब वो खाली होगी। तो जब तक वो खाली नहीं होती ओपन लिस्ट तब तक आप आइट्रेट करते रहते हो, मतलब ओपन लिस्ट की लेंथ पे आप लूप जो है वो आइट्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो शुरू में नन कह दिया, तो सबसे पहला जो आप काम करते हो आप अपनी जो ओपन लिस्ट है जिस पे आप लूप आइट्रेट कर रहे हो जिसमें वो वाले सारे नोड्स पड़े हुए हैं जिनके नेबर्स को अभी आपने इंस्पेक्ट नहीं किया, उस लिस्ट में से आप लोएस्ट कॉस्ट वाला जो नोड है ओपन लिस्ट के ऊपर आइट्रेट करते हो और उसके अंदर जितनी भी आइटम्स पड़ी हुई हैं हर एक को निकालते हो और देखते हो कि किसकी कॉस्ट जो है वो लोएस्ट है। उस नोड को आप सिलेक्ट कर लेते हो और आगे फॉरवर्ड आप मूव कर जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब पहली दफ़ा आप आएंगे, पहली दफ़ा ये मतलब कॉल हुआ है, पहली आइट्रेशन चल रही है, तो आपके पास जो है वो ओपन लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड पड़ा हुआ है जो कि सेट को क्रिएट करते वक्त आपने उसमें डाल दिया था जो कि स्टार्ट नोड था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पहली दफ़ा वही रिटर्न होगा और आप आगे मूव कर जाओगे। लेकिन जब अगली दफ़ा आओगे तो कोई और नोड सेलेक्ट हो रहा होगा जिसकी आपके पास कॉस्ट जो है वो जो n जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड जो नोड है उससे कम होगी, ठीक है। आप हर दफ़ा चेक ये कर रहे हो कि जो करंटली सिलेक्टेड नोड जो n है आपका, फर्ज कर लो उसकी उस तक पहुंचने की कॉस्ट प्लस उसकी ह्यूरिस्टिक को अगर ऐड किया जाए तो जो नया नोड आपने इसमें से इस टाइम लूप के थ्रू आपके पास रिटर्न हुआ है, अगर उसकी कॉस्ट प्लस उसकी ह्यूरिस्टिक जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड n से कम है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो। फॉर एग्जांपल पहली दफ़ा आपके पास एक जब आपने लूप चलाया तो एक ही नोड था वो आपके पास सिलेक्ट हो गया, नीचे जाते हो आप उसके नेबर्स ओपन लिस्ट में ऐड कर देते हो। अगली दफ़ा जब आप आते हो तो पहली दफ़ा आपके पास एक नोड उसमें से उनमें से सिलेक्ट होके आता है और देन आपके पास जब अगला नोड आता है तो आप जो प्रीवियसली सिलेक्ट होके जो नोड आया था जिसे आप n कह रहे हो उसको नए आने वाले के साथ उसकी कॉस्ट प्लस ह्यूरिस्टिक जो है वो आप चेक करते हो और देखते हो कि अगर कम कॉस्ट और ह्यूरिस्टिक है मतलब दोनों का सम अगर कम है तो आप नए को चूज कर लेते हो। अगर हम इसको यहाँ से थोड़ा सा मैप करें तो आप यहाँ पे एक्चुअली यही काम कर रहे हैं कि आपके पास फर्ज कर लें एक पहले सिलेक्टेड है, आपने पहले सिलेक्ट कर लिया, आपके पास मल्टीपल पास हैं ओपन लिस्ट के अंदर,
आप हर एक के लिए देखते हो कि अगर 5 फॉर एग्जांपल पहला जो एक पाथ था उसकी कॉस्ट जो थी वो 10 थी, तो आप जो है यहाँ पे देखते हो कि 5 प्लस 3 जो है, अगर आप ए पे खड़े हो तो 5 प्लस 7 जो है ये टोटल 12 बन रही है, ठीक है। तो अगर ये टोटल जो सम है ये n के उस सम से कम है, ठीक है, ये 5 उसकी एज कॉस्ट आ गई और यहाँ पे उसकी ह्यूरिस्टिक आ गई, तो ये जो टोटल सम बन रहा है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड जो नोड है उसकी कॉस्ट प्लस उसके मतलब उसकी ये उसकी एज कॉस्ट होगी और ये उसकी ह्यूरिस्टिक होगी। अगर ये उससे कम है तो आप नए पाथ को उस जो लोएस्ट कॉस्ट वाला है उसको आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप उसके नोड को सिलेक्ट कर लेते हो। तो बिल्कुल सिंपल अल्फाज में आप यहाँ पे ओपन लिस्ट पे आइट्रेट करोगे और उसके अंदर आपके पास जितने नोड पड़े हुए हैं, ठीक है, एक्चुअली जो भी नोड पड़े हैं उनके लिए आपके पास आप टोटल कॉस्ट देखते हो, एज कॉस्ट तो आपके पास है हर नोड की, प्लस उसकी ह्यूरिस्टिक आप जो है ना वो उस फंक्शन के थ्रू गेट कर लेते हो और ऐड करके देखियो, अगर टोटल कॉस्ट कम बन रही है तो आप वो वाला नोड जिसकी कॉस्ट कम है उसको सिलेक्ट कर लेते हो। बाहर आके आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास जो है कोई भी चीज सेलेक्ट नहीं हुई एंड नन ही पड़ा हुआ है, तो आप कहते हैं कि कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता और आप अपना यहाँ तक आपने जस्ट ये किया जब आप आइट्रेशन स्टार्ट हुई है कि एक नोड सेलेक्ट कर लिया जिसके थ्रू जो पाथ बन रहा है आपके पास अपेरेंटली उसकी कॉस्ट कम है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो कि जो नोड सेलेक्ट हुआ है क्या वो स्टॉप स्टेट तो नहीं है। इस पार्ट को मैं एक सेकंड के लिए स्किप कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। आपने एक नोड n चूज कर लिया, अब आप क्या करते हो, आइट्रेट ओवर ऑल द नेबर्स ऑफ द करंट नोड। जो आपका करंट नोड ऊपर आपने सेलेक्ट किया है, n को असाइन किया है, आप उसके नेबर्स को गेट करते हो। तो जो ग्राफ है उसको वो वाला नोड एज ए की पास करते हो और वो आपको डिक्शनरी में से उसकी लिस्ट रिटर्न करता है। हमने देखा था कि लिस्ट के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो लिस्ट जो है उसमें टपल्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है और हर टपल में नोड का नेम और उस तक पहुंचने के लिए जो कॉस्ट है वो पड़ी हुई है, ठीक है। तो पहली दफ़ा फर्ज कर लें आपका ए नोड सेलेक्ट होगा, ठीक है, जो कि स्टार्ट नोड है। यहाँ पे आपने ए नोड के नेबर्स को गेट किया जो कि बी सी और डी थे। पहली दफ़ा बी आपके पास सेलेक्ट हुआ और बी की जो कॉस्ट थी वो फर्ज कर लें 1 है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगली दफ़ा आइट्रेशन के लिए सी सेलेक्ट होगा तो यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे उसकी कॉस्ट 3 या 5 जितनी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हर दफ़ा एक नेबर आ रहा है जो कि करंटली सिलेक्टेड नोड का है और उस तक पहुंचने की कॉस्ट आ रही है। जब आप ये चीज़ को फैच करते हो तो आप दो कंडीशंस चेक करते हो। पहले तो आप चेक करते हो कि अच्छा ये जो एम मेरे पास सिलेक्ट होके आया है, क्या इसको मैंने पहले अगर विजिट नहीं किया हुआ तो उसको आप उसका जो भी 2-3 चीज़ों का रिकॉर्ड था जो आपने ऊपर डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर किए थे उनमें स्टोर करवा लेते हो। फॉर एग्जांपल आपने नेबर्स को गेट किया और पहली वैल्यू आपको एम रिटर्न हुई। आप देखते हो कि अच्छा जो एम आया है मेरे पास एज सॉरी कॉल जो नोड, क्या अगर उसको मैंने पहले विजिट नहीं किया हुआ, अगर उसको आपने विजिट नहीं किया तो वो ना तो ओपन स्टेट में ओपन लिस्ट में पड़ा होगा और ना ही क्लोज लिस्ट में पड़ा होगा। यहाँ पे देखते हो कि अगर एक सिलेक्ट होने वाला जो नोड है अगर वो ओपन लिस्ट में भी नहीं है और क्लोज लिस्ट में भी नहीं है, इसका मतलब आपने उसको पहली दफा विजिट किया, तो आप उसको सबसे पहले तो ओपन लिस्ट में ऐड कर लेते हो, ठीक है। सिंपली सेट में आप जो है वो ऐड का फंक्शन कॉल करते हो, उसको ऐड कर लेते हो। उसके बाद उसका पेरेंट जो है वो स्टोर कर लेते हो। आपके पास पेरेंट्स के नाम से ऊपर एक डिक्शनरी थी, उसमें आप इस m को एज ए की पास करते हो और जो n था जिसके नेबर्स आपने फैच किया था उसको एज ए वैल्यू पास कर देते हो, ठीक है। तो उसका पेरेंट आप स्टोर कर लेते हो। उसके बाद उसी जो m आपके पास आया है उस तक उसकी जो आप टोटल कॉस्ट जो है वो भी कैलकुलेट करके अपनी जो जी डिक्शनरी थी जिसमें सारी कॉस्ट स्टेट होनी थी उसमें स्टोर कर लेते हो आप। जी एम तक पहुंचने की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप जो इसका पेरेंट था एन उसकी एज कॉस्ट लेते हो प्लस एम से सॉरी एन से एम तक पहुंचने के लिए जो वेट था आपके पास जो एज की कॉस्ट थी वो ऐड करती हो, तो एम तक पहुंचने की टोटल जो है वो आपके पास कॉस्ट आ जाती है। तो आप जब किसी नोड तक पहली दफा पहुंच रहे हैं, मतलब वो नोड आपके पास ओपन लिस्ट में भी नहीं है और क्लोज लिस्ट में भी नहीं है, तो आप उसके लिए उसको ओपन लिस्ट में स्टोर करवा लेते हो, उसका पेरेंट भी स्टोर करवा लेते हो और उसकी कॉस्ट जो है वो भी जो है वो रिस्पेक्टिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप जो है वो स्टोर करवा लेते हो। लेकिन अगर दूसरी ऑप्शन ये है कि आपके पास जो एम आया है वो आपने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है, ठीक है,
आप दोबारा से किसी और पाथ के थ्रू उस नोड तक पहुंचे हैं, तो फिर आप क्या करते हो कि अगर आपने वो पहले अवेलेबल है आपके पास वो वाला नोड, मतलब आपने वो पहले विजिट किया हुआ है, तो आप क्या करते हो कि चेक करते हो कि अच्छा अब मैं जिस पाथ से आ रहा हूँ, इस पाथ से जो कॉस्ट लग रही है अगर ये प्रीवियस जो कॉस्ट थी उससे कम है तो मैं इस एम के लिए कॉस्ट को अपडेट कर दूंगा और इसका पेरेंट चेंज कर दूंगा, मतलब जिस नए पाथ से मैं आ रहा हूँ वो इसका पेरेंट बना दूंगा, उसके लिहाज से जो प्रीवियस पाथ से मैं एम तक पहुंचा था वो वाली जो कॉस्ट और वो वाला पेरेंट है उसका डिस्कार्ड कर दूंगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आप चेक करते हैं कि अगर आप ने एम को पहले विजिट कर लिया हुआ था, ठीक है, तो आप देखते हो कि एम की जो प्रीवियस कॉस्ट थी अगर वो करंट कॉस्ट यानी कि करंट जिस एन के थ्रू आप आ रहे हैं प्लस वेट की कॉस्ट, मतलब करंटली इस पाथ के थ्रू जो कॉस्ट बन रही है अगर वो उससे ज्यादा थी तो आप क्या करो कि एम की कॉस्ट को अपडेट कर दो। ठीक है, यानी कि जी ऑफ एम में आप न्यू जो एन जिसके थ्रू आ रहे हो प्लस एच कॉस्ट वो डाल दो। ठीक है, प्लस उसका पेरेंट जो है वो भी चेंज कर दो। पहले आप किसी और नोड के थ्रू आ रहे थे, अब आप एन के थ्रू आ रहे हैं जिसके आपने नेबर्स यहाँ पे फेच किए थे, तो आप पेरेंट ऑफ एम इस नए एन को कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लूप के अंदर आपने अभी तक जस्ट टू जो है वो ऑप्शंस चेक किए हैं। पहले नंबर पे तो आपने देखा कि अगर आप पहली दफा किसी नोड पे पहुंचे हो तो जस्ट उसे ओपन लिस्ट में ऐड कर दिया, उसका पेरेंट स्टोर करवा लिया, उसकी कॉस्ट जो थी वो ऐड कर दी। लेकिन अगर आप उसको पहले विजिट कर चुके थे तो आपने देखा कि अच्छा मेरी कॉस्ट की डिक्शनरी में मेरे पास ये एग्जिस्ट कर रहा है, पहले मैंने इसको रीच किया हुआ है, तो आप नई कॉस्ट जो है वो जो अब आ रही है उसको देखते हो। अगर वो कॉस्ट प्रीवियस कॉस्ट से कम है तो आप जो है वो कॉस्ट अपडेट कर देते हो और उसका पाथ यानी कि उस तक जो नए पाथ से पहुंचे उसके लिहाज से उसका पेरेंट जो है वो आप डिफाइन कर देते हो। प्लस एक और चीज देखते हो कि मे बी प्रीवियसली जब आपने इसे विजिट किया था तो आपने इसके नेबर्स भी विजिट कर लिए हो और आपने इसे फाइनल करके क्लोज लिस्ट में डाल दिया हो। और अगर ऐसा था, मतलब जब ये ऑप्शन आपकी आइटरेट होती है मतलब ये एग्जीक्यूट होती है, तो इसके एंड पे आप ये भी चीज चेक कर लेते हो कि अगर इसने इसको आपने प्रीवियसली इस एम को क्लोज लिस्ट में डाल दिया हुआ था तो आप इसे वहां से निकाल दो, क्लोज लिस्ट से निकाल दो और उसे आप जो है ना वो ओपन लिस्ट में डाल दो। ठीक है, आपकी आइट्रेशन जो थी एक किसी एक स्पेसिफिक सिलेक्टेड नोड के लिए जिसे आपने ऊपर ओपन लिस्ट में से चूज किया था, आपने उसके सारे नेबर्स को लिया, हर नेबर के लिए आपने देखा, मतलब यहाँ पे आपने उसके सारे नेबर्स को इंस्पेक्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, और एंड में आपने आके चूंकि जो नोड लाइक ए जो सबसे पहले सिलेक्ट हुआ था उसके सारे नेबर्स को आपने इंस्पेक्ट कर लिया हुआ है, तो आप उसे ओपन लिस्ट में से निकाल देते हो और उसे क्लोज्ड लिस्ट में डाल देते हो। मैंने शुरू में बताया था कि एक ऐसा नोड जिसके आपने नेबर्स को इंस्पेक्ट कर लिया है उनको आप उसको आप क्लोज लिस्ट में रखते हो, लेकिन एक ऐसा नोड जिसको आपने अभी विजिट किया है लेकिन उसके नेबर्स को इंस्पेक्ट नहीं किया तो उसको आप ओपन लिस्ट में रखते हो। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर आपने एन सेलेक्ट किया था उसके यहाँ पे आपने सारे नेबर्स को इंस्पेक्ट कर लिया है, तो आप क्या करेंगे उसको जो है वो ओपन लिस्ट में से निकाल देंगे और क्लोज लिस्ट के अंदर उसको आप ऐड कर देंगे। ठीक है, अगली दफा जब आपका लूप आइटरेट होगा यहाँ पे, ठीक है, अगली आइट्रेशन के लिए आप दोबारा से एन को नन करोगे। यहाँ से आपके पास अब ओपन लिस्ट के अंदर हम देखें तो जो ए नोड सबसे पहले आया था उसके जो नेबर्स है वो पड़े हुए हैं जो कि बी सी और डी थे। आप उनमें से देखोगे कि सबसे लोएस्ट कॉस्ट वाला कौन सा है वो सिलेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे आप अगर उन तीनों को कंपेयर करें तो बी की जो कॉस्ट थी वो सबसे लोएस्ट बन रही होगी, यानी कि ए से डी तक की आपके पास ये 7 एज कॉस्ट है प्लस 1 ह्यूरिस्टिक है, और यहाँ पे आप देखें तो एज कॉस्ट आपके पास 3 है, 1 ह्यूरिस्टिक है, सॉरी डी की 0 ह्यूरिस्टिक थी। यहाँ पे आपके पास 1 एज कॉस्ट है और 1 ह्यूरिस्टिक है, तो ये वाला जो आपका नोड होगा बी, इस तक की जो टोटल कॉस्ट है वो आपके पास जस्ट 2 बन रही होगी, 1 + 1 2। तो ओपन लिस्ट में से आपके पास इस टाइम पे अगली आइट्रेशन में ये बी जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप यही चेक कर रहे हो कि आपके पास कौन सा जो नोड है जिसकी कॉस्ट सबसे कम थी।
उसके बाद आपने देखा कि जो आपका करंट अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ तो आप एग्जिट कर दो, जो कि केस नहीं है, बी सिलेक्ट हो जाएगा। अगली दफ़ा फिर आप चेक करते हो कि अच्छा जो आपकी करंट स्टेट है वो स्टॉप स्टेट तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप आगे जाके फिर वही उसके नेबर्स को गेट करते हो और उन पे उसी तरह से आइट्रेट करना शुरू कर देते हो। अगली दफ़ा आपके पास कम कॉस्ट जो थी वो और एंड पे आके आप क्या करते हो कि आप बी को ओपन लिस्ट में से निकाल देते हो और क्लोज्ड लिस्ट में डाल देते हो। ठीक है, तो अगली दफ़ा जब ये आइट्रेशन चलेगी तो आपके पास ओपन लिस्ट के अंदर जो है वो सी और डी होगा, जिनमें से सी की कॉस्ट कम हो, सॉरी डी की मेरे ख्याल कॉस्ट कम बन रही होगी, तो यहाँ पे डी सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आके आप देखेंगे कि अगर आपके पास जो करंट स्टेट है अगर वो स्टॉप स्टेट है तो डी हमारी स्टॉप स्टेट है, हम डी जो गोल स्टेट है वहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, तो आपका ये वाला पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट होगा। इसमें आप जस्ट क्या करते हो कि अगर आपकी जो करंट स्टेट है वो है तो आप उस और वो पाथ रिटर्न कर देते हो, बिकॉज हमने वो पाथ ही यूज़ करना है अपनी गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए। जो पाथ जब आपने यहाँ पे आइट्रेट किया तो आपको पता है कि जो इस टाइम पे जो चीज़ सेलेक्ट हो के आई है वो लीस्ट कॉस्ट वाली है, वो वाला पाथ जो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहुंचे और आप एक लीस्ट कॉस्ट के थ्रू पहुंचे और आप देखते हो कि अगर जो स्टेट है वो स्टॉप स्टेट है तो इसका मतलब हमें वो पाथ मिल गया। आप यहाँ पे जस्ट जो आपका एन है इस टाइम पे सिलेक्टेड है, फर्ज कर लें डी हमारा गोल स्टेट था और वो इस टाइम पे एन के इक्वल होगा, तो आप उसका जो पाथ है वो यहाँ पे खड़े होकर कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है, पाथ आप किस तरह से करते हो कि पाथ लिस्ट के अंदर सबसे पहले आप जो एन है जो कि डी बजाते खुद है उसे अपेंड कर देते हो। फिर आप डिक्शनरी में से एन का पेरेंट फाइंड कर लेते हो जो कि एन को असाइन कर देते हो, फर्ज कर लें वो बी था। उसके बाद आपके पास अगली आइट्रेशन में आगे उस बी को आप अपेंड कर देते हो, देन उसका अगर कोई पेरेंट था वो आपने निकाल के उसको रख लिया। ठीक है, और अगली आइट्रेशन में वो भी अपेंड करते जाएंगे। ठीक है, तो बाहर आके आपका सिर्फ एक ही नोड बचेगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था स्टार्ट, और उसको भी स्टार्ट नोड को अपेंड कर लोगे और उसको रिवर्स कर दो ताकि वो उसी वे में जहाँ से आपने रिवर्स करना शुरू किया था वो उस लिहाज से बात बन जाएगा। ठीक है, रिवर्स हो गया और उसको आप रिटर्न कर दोगे, दैट्स इट। ठीक है यार, यहाँ पे एल्गोरिदम में अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। ये हमने एल्गोरिदम देखा है वन गोल स्टेट के लिहाज से, अगर कहीं पे कोई मसला वगैरह है तो मुझे बता दें। क्लियर है यार सबको? यस सर, ओके। गुड, मेरे ख्याल एक दो लोग ही हैं, बाकी ऑनलाइन हो गए चले गए। अच्छा यस सर। यार यहाँ पे उसी को मैंने थोड़ा सा जो है ना जो आपके पास जो स्ट्रक्चर्स है जिनमें डेटा मेंटेन हो रहा था वही प्रिंट करवा के देखे हैं। तो पहली दफ़ा जब हमने स्टार्ट किया था तो ओपन लिस्ट के अंदर सिर्फ ए था, क्लोज जो लिस्ट था आपका सेट जो था वो खाली पड़ा हुआ था, और आपने जो ए की कॉस्ट थी यानी कि स्टार्ट नोड की कॉस्ट को आपने ज़ीरो कह दिया था। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है वो नोड हमने जो सबसे पहले एक लूप आइटरेट किया था ओपन लिस्ट में लोएस्ट कॉस्ट वाला, वो आपने चूज किया था, वो आपको ए रिटर्न होगा। ठीक है, जब ए रिटर्न होगा तो नीचे जाके आपने ए के सारे नेबर्स को ट्रिवर्स किया था और उनको एक एक करके ओपन लिस्ट के अंदर डाल दिया था, और एंड पे आके ए को आपने ओपन लिस्ट में से निकाल दिया था और क्लोज लिस्ट में डाल दिया था। तो यहाँ पे अगर आप आके देखें तो आपके पास ओपन लिस्ट में जब दूसरी आइटरेशन चल रही है बी डी और सी पड़े हुए हैं जो कि ए के नेबर्स थे, और ए ओपन लिस्ट से निकल के क्लोज लिस्ट में जा चुका है, और बी डी और सी जो है उनकी कॉस्ट जो है वो भी उन तक पहुंचने की कॉस्ट आप यहाँ पे रख चुके हैं। बी तक पहुंचने की एज कॉस्ट जो है वो 1 थी, सी तक पहुंचने की एज कॉस्ट 3 थी, और डी तक पहुंचने की एज कॉस्ट जो थी वो 7 थी। और इस दूसरी आइट्रेशन में आपका जो नोड सेलेक्ट होगा वो बी नोड होगा, बिकॉज ये आपकी एज कॉस्ट 1 है और ह्यूरिस्टिक कॉस्ट भी 1 है, तो 2 इसकी है, इसकी 4 बनेगी और इसकी 7 ही रहेगी। ठीक है, तो लोएस्ट कॉस्ट यहाँ पे आपके पास जो होगी वो बी की है। इस टाइम पे जब ये कैलकुलेट हो रहा होगा
आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ ये तीन है, इन तीनों के लिए आपकी लोएस्ट कॉस्ट जो है वो बी, डी और सी में से बी की ही बनेगी, तो बी आपका जो है वो फिर आप क्या करते हैं, बी के सारे नेबर्स को ट्रिवर्स करते हैं, ठीक है। बी के नेबर्स को तक पहुंचने के लिए आपके पास बी से पहले ए से डी तक पहुंचने की कॉस्ट आपके पास 7 थी। अब आप बी के थ्रू जब डी पे पहुंच रहे हैं तो आपके पास कॉस्ट जो है 1 + 5 6 बनेगी, ठीक है। तो ये एक ऐसा केस आया मतलब एक ऐसा नोड आया जिसको आपने ऑलरेडी विजिट कर लिया हुआ था, और आपने देखा कि अगर नए आप उसके थ्रू आ रहे हैं तो आपके पास इस तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो कम है, तो आपने डी की कॉस्ट को जो है वो चेंज कर दिया, और डी का जो पेरेंट था वो ए की बजाय आपने जो है वो बी को कह दिया, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट वाली जो लिस्ट है वो डिक्शनरी प्रिंटिंग करवाई हुई, और एंड सो ऑन, इस तरह से आप जो है वो आगे मूव करते जाएंगे। अगली दफ़ा आपके पास जब ये आइट्रेशन ख़त्म होगी तो आप जो है वो उसको ओपन लिस्ट में से निकाल देंगे, क्लोज लिस्ट के अंदर डाल देंगे। तो जो क्लोज लिस्ट थी उसमें 2 चीज़ें आ चुकी हैं, और ओपन लिस्ट के अंदर डी और सी रह गए। और इस दफ़ा जो है वो आपका जो ओपन लिस्ट में से जब आपने ट्रिवर्स किया तो लिस्ट कॉस्ट सी की आ रही थी जो कि 4 थी, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया और उसके लिहाज से आपने आगे आइट्रेट करना शुरू कर दिया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो एंड पे जो आपके पास पाथ बनेगा, चीपेस्ट पाथ, वो ए, बी और डी बन जाएगा। यहाँ पे यार अगर किसी को एल्गोरिथम में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, मैं उस चीज़ को रिवाइज कर देता हूँ, अगर क्लियर है तो ठीक है। सर रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं कर दूंगा। सर अटेंडेंस हो गई? नहीं बच्चे, अभी नहीं हुई। ठीक है सर। सर आपने सबमिशन के लिए कोई बनाई नहीं ना LMS पे सबमिशन, ना गूगल क्लासरूम पे? अगर मैं गूगल क्लास तो बनना नहीं है, तो मैं आपका ना गूगल क्लासरूम में एक सेक्शन बना लेता हूँ और उसमें सबमिशंस जो है ना वो मैं ले लेता हूँ। आप लोगों की जो क्लास यासर के पास है ना? सॉरी सर, आप लोगों सर आपका माइक बंद हो जाता है। यार मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको जो थ्योरी है वो मैम तहरीम यासर पढ़ाती हैं? जी सर। जी सर। अच्छा यार, प्रीवियसली कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था कि मैम ने कहा है कि जिन लोगों की जो लैब है वो 0 क्रेडिट की है, वो चाहें तो लैब पढ़ लें और चाहें ना पढ़ें। लेकिन कल मैम से काफ़ी डिटेल मीटिंग हुई है, और मैम जो कहती हैं कि आपके जो 20 मार्क्स हैं ना जिनकी 0 क्रेडिट की लैब है वो लैब के काउंट होने हैं, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, आप काम करेंगे या, बिकॉज मेरा ख्याल है कि 20 के करीब लोग जो हैं वो लैब्स ले रहे हैं, और बाकी जो है ना वो सिर्फ इस वजह से ही शायद नहीं ले रहे कि वो ये समझते हैं कि 0 क्रेडिट की है और इसके मार्क्स काउंट नहीं होने। मैं जस्ट आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपका जो कोर्स है अगर 0 क्रेडिट का है, कुछ स्टूडेंट्स का 1 क्रेडिट का भी शो हो रहा है मेरे पास, जिनका 0 क्रेडिट है उनका 20 मार्क्स जो हैं वो थ्योरी में से लैब के ही कंसीडर होंगे, और ये कंफर्म बात है, ठीक है। सर 20 और एब्सोल्यूट होंगे? जी, और सर वो जो जिनका तो 1 क्रेडिट का शो हो रहा है वन उनका तो क्रेडिट कोर्स होगा। बच्चे क्या कह रहे हैं, दोबारा बताएंगे? सर वो तो होते ही होते हैं 20 मार्क्स लैब के, बेशक 0 की हो या 1 की हो। हाँ नहीं, इस दफ़ा मुझे आपके ही किसी सेक्शन में मैम तहरीम के ही किसी स्टूडेंट ने बताया था कि मैम ने कहा है कि नहीं, हम उन मार्क्स कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो मैं सर इसलिए वो कह रहा हूँ। मैम ने सर वो स्टार्ट BS में तो IT बोला वाले हैं। था सर। सर वो IT वाले हैं, कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट की 1 क्रेडिट की ही है। IT सॉफ्टवेयर वालों के हैं जिनकी 0 की शो हो रही हो। ठीक हो गया, मैं ना गूगल क्लासरूम में क्रिएट कर देता हूँ और उसकी सबमिशन का जो है ना वो भी मैं आप लोगों से अनाउंस कर देता हूँ। मैं भी इस वजह से रुका हुआ था कि अगर मैम ने खुद कहा हुआ है, तो कल मैंने खुद मैम से कंफर्म किया तो वो कह रही हैं कि नहीं, हम मार्क्स कंसीडर करेंगे, तो हम फिर प्रॉपर जो है उसके सबमिशन वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ओके। मेरा अटेंडेंस ले लें। सर नेक्स्ट वीक बना दीजिएगा क्लासरूम, इस वीक मिड जाए।
चलें देख लेते हैं। मिड स्टार्ट हो गए। सर जी बस सर ये हो रहे हैं इस साइड तक एक हो रहे हैं। अब्दुलरहमान खालिद हैं। यस सर। एहतशामुल हक। मोहम्मद मुबशिर अजीम। सर शाम शुरू में था, वो उसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है। मुबशिर अजीम भी नहीं है। अच्छा, मुदस्सर फारूक। मोहम्मद हैदर वहीद। शालीम शहजाद। अबू उबैद। मोहम्मद मुआज है। बुशरा असलम। सर अबू बकर प्रेजेंट सर। बुशरा असलम प्रेजेंट। गुलरेज अली खान। उसामा तारिक। प्रेजेंट सर। जुबैर मोहम्मद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जुबैर मोहम्मद है। सर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। अभी तो सर जुबैर भी मुकम्मल इधर ही ही नहीं है। हुई यार अटेंडेंस। अच्छा सॉरी सर, मैंने कहा शायद जेड पे आ गए इस वजह से। जुबैर मोहम्मद है। यस सर है, मीटिंग में बैठा हुआ है। बैठा हुआ है ना, अवेलेबल तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, खाकान अहमद। मोहम्मद उसामा नईम। प्रेजेंट सर। मोहम्मद प्रेजेंट। हमजा शफीक। अब्दुल मनान। उसामा हसनैन। मोहम्मद यलमाज चौधरी। प्रेजेंट सर। हाफिज शाहजेब। अब्दुल रहीम। मोहम्मद हारिस सिद्दीकी। कशफ मोइन। मोहम्मद जिशान फैज। मोहम्मद रिजवान। यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद हारिस। हाफिज मुबशिर अकरम। प्रेजेंट सर। सना हमीद। मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद शाहजेब अली। प्रेजेंट सर शाहजेब अली। असनान सुल्तान। प्रेजेंट सर। हाफिज असद। प्रेजेंट सर। एक ही बंदा नहीं बोली जा रहा। उसामा वहीद। उसामा वहीद। फातिमा। प्रेजेंट सर। फातिमा इज प्रेजेंट। अतीका सलीम।
Present, sir. नसीबुल्लाह खान। सर वो नसीब कह रहे थे, मैंने आपको टेक्स्ट किए हैं चैट में, कोई प्रॉब्लम था ठीक है। शायद। उस्मान बशारत। मोहम्मद जुबैर। तलहा मजीद। शिराज अली। कशफ सलीम। Present. Present, Shiraz Ali, sir. ठीक है। अब्दुल मोईद तारिक। अहमद दाऊद। मोहम्मद सैफ। उस्मान अहमद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद इब्राहिम अहमद। सैयद अब्दुल मोइज। Present, sir. मोहम्मद फारूक परवेज। ओके जनाब, आप लीव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी अटेंडेंस रह गई। आपकी लगा दी थी, मुझे सर पता है। मेरी भी आपने रह गई है। सर निशान बात कर सर मेरी लगा दी। मोहसिन निशान की फारूक। लगी है भाई। ठीक है सर, थैंक यू। सर मोहसिन अच्छा, फारूक। मोहसिन फारूक। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बात करनी थी कि हमारी लैब चेंज हो सकती है। सर रमज़ान की जो न्यू टाइमिंग आई है उसमें हमारी दो क्लासेस बिल्कुल सेम टाइमिंग पे होती है। एक हमारी इलेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग की और एक एआई की लैब। दोनों में क्लैश होता है, अब समझ नहीं आती उसकी क्लास लें या इसकी क्लास लें। आज उसकी लीव करके लैब में आ गए थे, अब वो क्लास मिस हो गई है, उसमें एब्सेंट लग गई होगी। सर मेरी अटेंडेंस हो गई है। बच्चे आप एक एक सेकंड, मैं आपका ये बताता हूँ, क्लैश फ्लैश में बताता हूँ। अटेंडेंस वाले यार आपका नाम बता देंगे please? सर मोहसिन फारूक। हो गई है यार। ओके। बच्चे अब ऐसे देख लें, अगर क्लैश आ रहा है ना सिर्फ रमज़ान के दिनों के लिए ही, तो अब दो ऑप्शन है। एक तो मैं आपको रिकॉर्डिंग बाद में शेयर कर देता होता हूँ, आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। अटेंडेंस का आप मुझे रिमाइंड करवा दिया करें फिर। दूसरा ये हो सकता है कि आप उतने दिन किसी और सेक्शन के साथ लैब ले लें, किसी और सेक्शन का टाइम टेबल देख लें। दोनों में से जौन सी सर ऑप्शन आपको मंडे बेहतर है। सर मंडे को जो 11 बजे आपकी लैब होती है, अगर हम वो ले लें। सर हम तीन बच्चे हैं, मैं फातिमा और अबू बैद। जी लेकिन सर, ये अगर सिर्फ मंडे को हो रमज़ान के दिनों के लिए है ना। जी सर, रमजान में ही। ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर जी लीव कर दे। जी जी ज़रूर। तो सर अटेंडेंस का तो कोई इशू नहीं बनेगा। नहीं, आप मुझे बता दीजिएगा, ईमेल में सेंड कर दें जौन से 3 स्टूडेंट्स हैं ना, तो मैं वो कंसिडर कर लूँगा। जी सर। ओके यार, मैं ये लिंक क्लोज करने लगा हूँ।